दिस इज विवेक स्पीकिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A5 अमाउंट क्लासेज। आज मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा यूज ऑफ ईट, मतलब ईट के प्रयोग के बारे में आज आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा। और मैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन इसका बताना चाहूँगा कि पहचान इसकी, जिन हिंदी वाक्यों में कोई कर्ता में सब्जेक्ट, मतलब जिन हिंदी वाक्यों में कोई कर्ता, अंग्रेजी में जिसको सब्जेक्ट कहते हैं, नहीं होता है वहाँ ईट का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि जिन हिंदी वाक्यों में अगर कोई कर्ता नहीं रहेगा वहाँ ईट का प्रयोग हम करेंगे। और दूसरी तरह से मैं इसको बताना चाहूँगा तो अथवा समय, टाइम, दिन, डे, महीना मीन्स मंथ, वर्ष, ईयर, मौसम सीजन, या प्राकृतिक घटना में इसका मतलब कि नेचुरल इवेंट के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। मतलब समय, दिन, महीना, वर्ष, मौसम या प्राकृतिक घटना के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। और वैसे तो ईट का प्रयोग मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन हिंदी वाक्यों में कोई कर्ता नहीं रहेगा वहाँ हम ईट का प्रयोग करेंगे। और ईट का प्रयोग वैसे अगर देखा जाए तो ईट का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है। आमतौर पर ईट का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाएगा। और इसमें मैं आपको अफर्मेटिव रूल के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे सकारात्मक वाक्य में जो इसका अगर मैं केवल टेंस की बात करूं, टेंस का मतलब कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, अगर फ्यूचर टेंस की बात करूं, मतलब मुख्य क्रिया जिसमें नहीं रहती है, उसी की उस रूल की बात करूं तो ईट लगाएंगे, इज, ऑब्लिक वाज, उसके बाद विल बी, और उसके बाद अन्य शब्द लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल्स मान लीजिए यहाँ मैंने प्रेजेंट टेंस यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पास्ट टेंस है, यहाँ देखिए फ्यूचर टेंस है। मान लीजिए 12 बजा है, ये देखिए समय से ज्ञात हो जाता है। और यहाँ देखिए हो गया कि आज रविवार है, दिन हो, यहाँ दिन हो गया। इसी तरह तमाम एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जनवरी का महीना है। वर्ष के बारे में आप ले सकते हैं 2026 है। मौसम के बारे में आज बहुत ठंडी है। प्राकृतिक घटना के बारे में आप दृश्य बहुत सुहावना है। इस तरह आप तमाम एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। 12 बजा है, जैसे समय का यहाँ ज्ञात हो रहा है, तो यहाँ लगाएंगे सबसे पहले ईट, मतलब यहाँ ईट सबसे पहले है से अर्थ है, ईज लगाई, मतलब एक वचन का ज्ञान हो रहा है। ईट इज, उसके बाद 12 o'clock, मतलब 12 बजा है। यही अगर पास्ट टेंस में इसका हम करेंगे तो 12 बजा था, इट वाज 12 o'clock हो जाएगा। अगर ये फ्यूचर टेंस में करेंगे तो इसका इसी का ट्रांसलेशन तो 12 बजा होगा, इट विल बी 12 o'clock, मतलब यहाँ फ्यूचर टेंस में हो जाएगा। और जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, आज रविवार है, मतलब इसमें दिन का यहाँ यहाँ दिन का बोध हो रहा है। तो यहाँ जैसे आज रविवार है, इसका करेंगे इट इज संडे टुडे। ये आपका प्रेजेंट टेंस में हो गया। यही अगर पास्ट टेंस में करेंगे ट्रांसलेशन इसका हो जाएगा, मतलब सेंटेंस जो बनेगा, आज रविवार था, इट वाज संडे टुडे। ये फ्यूचर टेंस में बनाएंगे तो आज रविवार होगा, इट विल बी संडे टुडे हो जाएगा। और ये तो मैंने बिना मुख्य क्रिया वाले सेंटेंस के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। यहाँ अथवा मैंने यहाँ एक रूल लिखा, ईट प्लस क्रिया टेंस के अनुसार प्लस कर्म। कहने का मतलब ईट लगाएंगे, उसके बाद सहायक क्रिया अगर है तो सहायक क्रिया उसकी लगाएंगे, उसके बाद क्रिया, मतलब सहायक क्रिया या क्रिया जैसी है उसके टेंस के अनुसार यहाँ प्रयोग करेंगे। उसके बाद कर्म या अन्य शब्द जो भी आएगा उसका अंग्रेजी हम लिख देंगे। जैसे ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, यहाँ क्रिया में आईएनजी लग गया। पास्ट टेंस में देखेंगे तो इसी का ट्रांसलेशन हो जाएगा, वर्षा हो रही थी, इट वाज रेनिंग हो जाएगा, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस है ये इस नियम के अनुसार। और फ्यूचर टेंस में अगर देखिए तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, वर्षा हो रही होगी। यहाँ देखिए इट विल बी रेनिंग, मतलब इसमें मुख्य क्रिया है, इसमें मुख्य क्रियाएं हैं, रेन माने वर्षा होना। और इसी अगर सेंटेंस का मान लीजिए ये अफर्मेटिव था, अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ सहायक क्रिया के बाद मान लीजिए ये वाला जो बिना मुख्य क्रिया के जो सेंटेंस है उसका अगर हम जो निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे 12 नहीं बजा है तो इट इज नॉट 12 o'clock। पास्ट टेंस में 12 नहीं बजा था, इट वाज नॉट 12 o'clock। फ्यूचर टेंस में इसी तरह आप बनाएंगे निगेटिव तो 12 नहीं बजा होगा, इट विल नॉट बी 12 o'clock। और इसी तरह आप नेक्स्ट जो भी आपका ये सेंटेंस है आप सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा दीजिए। या अगर मान लीजिए मुख्य क्रिया में आता है तो
अगर जो भी उसकी सहायक क्रिया रहेगी या जो भी टेंस के अकॉर्डिंग नॉट लगता होगा उसके अकॉर्डिंग आप नॉट लगा देंगे। और मान लीजिए इसी का अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस बन गया, बनाना हो, क्या 12 बजा है, सहायक क्रिया सबसे पहले निकालेंगे, इज ईट 12 ओ क्लॉक। अगर पास्ट टेंस में ही देखें क्या 12 बजा था, वाज इट 12 ओ क्लॉक। अब फ्यूचर में अगर इसी का ट्रांसलेशन करेंगे कि क्या 12 बजा होगा, तो विल इट बी 12 ओ क्लॉक, मतलब एक सहायक क्रिया विल निकालेंगे, विल इट बी 12 ओ क्लॉक। अगर मान लीजिए इन्हीं सेंटेंस का इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बनाना रहेगा, मतलब प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य बनाना होगा, तो जो इट रहेगा इट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे क्या 12 नहीं बजा है, इज इट नॉट 12 ओ क्लॉक। इसमें पास्ट टेंस में हो जाएगा क्या 12 नहीं बजा था, वाज इट नॉट 12 ओ क्लॉक। और यहाँ देखिए फ्यूचर में अगर आ जाएगा क्या 12 नहीं बजा होगा, विल इट नॉट बी 12 ओ क्लॉक। मतलब अगर वाक्य के शुरू में क्या आएगा तो उसकी सहायक क्रिया जो भी रहेगी और उसको हम सहायक क्रिया सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगर मान लीजिए किसी टेंस में अगर मान लीजिए आ जाता है क्या, तो जिस टेंस में रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसकी सहायक क्रिया निकाल लेंगे। मान लीजिए यहाँ देखिए क्या वर्षा हो रही है, तो इसका निकालेंगे इज इट रेनिंग। क्या वर्षा नहीं हो रही है, इज इट नॉट रेनिंग हो जाएगा। मान लीजिए किसी और टेंस में अगर ट्रांसलेशन आ जाएगा तो उसके जो भी उसका रूल रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसकी सहायक क्रिया जिस टेंस की सहायक क्रिया के अकॉर्डिंग उसमें प्रयोग करेंगे। और मुझे आशा है कि आपको इट के प्रयोग के बारे में समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर प्रीशियस टाइम।